अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम अपनी सैलरीज के ऊपर डिस्कशन चल रहे थे, जब चल रही थी हमारी के सैलरीज की टैक्सेबिलिटी के ऊपर डिस्कशन चल रही थी। तो एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगा, थोड़ा सा बताना चाहूँगा जो हमारे साथ रोज़मर्रा होता है। और जब हमारे पास रिटायरमेंट के वक्त आते हैं तो रिटायरमेंट पे क्या क्या बेनिफिट्स हमें एम्प्लॉयर से मिलते हैं, तो उसके ऊपर क्या क्या टैक्सेबिलिटी होती है। सबसे पहले देखिए, हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट के बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हमें टैक्सेबिलिटी होती है वो चीज़, और टैक्स क्रेडिट जो इंडिविजुअल पर्सन को मिल जाता है। तो सबसे पहले क्या चीज़ आती है, प्रोविडेंट फंड। सही है दोस्तों। तो प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेजुटी होती है, पेंशन। ये तीन रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो होते हैं आमतौर पर आपने देखे होंगे कि किसी भी एम्प्लॉय को मिलते हैं। उसके अलावा अगर कोई होता है तो हैंडशेक, गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन शेक हैंड होता है, गोल्डन हैंडशेक होता है। इसके अलावा अगर होता है और भी कोई बेनिफिट्स होते होंगे तो गवर्नमेंट इदारों, गवर्नमेंट एंटिटीज में होता है। लेकिन प्रोविडेंट फंड में अगर रिकग्नाइज का मतलब होता है कि कंपनी ने अपने प्रोविडेंट फंड को रिकग्नाइज कराया हुआ है। रिकग्नाइज का मतलब होता है बोर्ड इंडिया से इसको रिकग्नाइज को अप्रूव कराया हुआ है, तो उसका पूरा एक उसकी एंटिटी बनती है। फॉर एग्जाम्पल XYZ प्रोविडेंट फंड प्राइवेट लिमिटेड इस तरह करके बनता है। तो अगर उसमें आती है चीज़ तो हम इस तरीके से उसकी टैक्सेबिलिटी करते हैं कि प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होता है, कि जितना एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है उतना एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होती है ना, वो टैक्सेबल इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो आपकी सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड होके उसका उसके ऊपर टैक्स जमा हो चुका होता है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे कोई टैक्स वो नहीं होता, कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं होता। हाँ, अलबत्ता एम्प्लॉयर की बेसिस पे अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है तो उसका सिंपल सा फार्मूला है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बनाया है कि आपकी 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी देता है और $1.5। इन दोनों में से जो लोअर होता है उसको कंसिडर करता है वो। सही है। और आपके एम्प्लॉयर ने, मिसाल के लेता हूँ, आपके एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जो है ना वो 100 रुपये। सही है सर। और इसका मैं कहता हूँ कि अगर इन दोनों का लोअर जो होता है, इन दोनों में से जो लोअर आता है वो 80 रुपये आता है, तो ये 20 रुपये आपके टैक्सेबल, ये टैक्सेबल सैलरी में। सही दोस्तों, एक चीज़ सही आपको समझ में आ रहा। अच्छा, इस पे बहुत सारी जगह पे इंटरेस्ट अप्रूव भी होते हैं। तो देखो यार, इंटरेस्ट के ऊपर मैं थोड़ा सा जानबूझ के बोलता नहीं हूँ, हालांकि इसका भी कंडीशंस है कि एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पे किस तरीके से टैक्सेबल में आता है। लेकिन मैं बता, अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूँ। तो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पे ये टैक्सेबिलिटी होती है। अगर आपको समझ में ना आए ना कोई चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका इंशाल्लाह आपको जवाब दूँगा। सही ना। दूसरी चीज़ आती है ग्रेजुटी। ग्रेजुटी में क्या होता है दोस्तों, अगर ग्रेजुटी में होता है कि अगर आपका रिकग्नाइज फंड है, मतलब उसमें कंडीशंस लिखी हुई होती है कि अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का रिकग्नाइज फंड है तो ग्रेजुटी एग्जाम्प्ट होती है। और किसी फेडरल बोर्ड से, फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविजनल गवर्नमेंट से, किसी तरीके से होती है वो एग्जाम्प्ट होती है। बट अगर हमारी जो प्राइवेट कंपनीज है ना, उन लोगों की उन्होंने एक थ्रेशोल्ड बनाया है कि जितना ग्रेजुटी का अमाउंट होगा उसका 50% और 75% whichever is less will be exempt from tax। सही है ना। अगर आपके पास मान के चले ये इन 50% ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल, देखिए जो ग्रेजुटी आपको रिसीव होने वाली है वो या 75,000, अगर आपके पास 60,000 रिसीव होने वाला है तो हमेशा यही ज़्यादा कम आएगा। आपके पास 50% इसमें कितना आएगा, 30,000 और 75 और 75 whichever is lesser। तो आप क्या लोगे, 30,000 रुपये ले लोगे माइनस का। सही। तो ये आपकी 30,000 रुपये एग्जाम्प्ट होगा, 30,000 रुपये आपके टैक्स होंगे। सही है सर। ये समझ में थोड़ी सी आपको, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है और एम्प्लॉई के केस टू केस वेरी करता है कि किस तरीके से एम्प्लॉय की टैक्सेबिलिटी रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स पे होती है। अच्छा, अब हमारे पास पेंशन आ गई। अच्छा, पेंशन बहुत सारे गवर्नमेंट एंटिटीज़ में होता है, प्राइवेट एंटिटीज़ में तो बहुत कम होता है पेंशन के ऊपर। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रेजेंट एम्प्लॉई है और पास्ट एम्प्लॉई है, प्रेजेंट एम्प्लॉई पास्ट एम्प्लॉई से आपको पेंशन लेनी थी और प्रेजेंट को आपने भी छोड़ दिया है, उसकी भी पेंशन आनी थी।
तो वो कंसिडर करते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहते हैं कि दोनों में से जो हाईएस्ट पेंशन होगी उसके ऊपर एग्जेम्पशन होगा, जो दूसरी पेंशन होगी ना वो टैक्सेबल हो जाएगी। सही दोस्तों? अच्छा ये सारी बातें जो कर रहे हैं ये रेजिडेंट पर्सन के लिए कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वजह ये आती है कि पार्टिस जो रेजिडेंट होता है ना, रेजिडेंट जो होता है उसकी वर्ल्ड इनकम पे टैक्स होता है, यानी कि उसकी फॉरेन सोर्स पे भी होता है, उसकी पार्ट सोर्स पे भी होता है। नॉन रेजिडेंट की ओनली पार्ट, जो नॉन रेजिडेंट बंदा होता है तो उसकी सिर्फ पार्ट सोर्स इनकम पे टैक्सेबिलिटी होती है, फॉरेन सोर्स पे नहीं होती। हमने पढ़ लिया में पेंशन हो गई, ग्रेजुटी हो गई और प्रोविडेंट फंड हो गया। अगर आपको मैं फिर कहना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, अगर आपको कोई भी चीज़ इसके बारे में मुझसे पूछी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मतलब इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब दूँगा। ऐसे तीसरी चीज़ रहती है, मैं फिर इसको मैंने आपको एक बात बताई कि इनके अलावा अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, जैसे मैंने गोल्डन शेक लिया तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी टैक्सेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट 3 इयर्स की टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय लास्ट 3 इयर्स की टैक्स लायबिलिटी। आपको आसान कर दिया टैक्स वालों ने कि आप इस तरफ फंस जाओ, तो उसका जो एवरेज होगा और वो जितना अमाउंट रिसीव हुआ है, जितना इसका परसेंटेज निकलेगा उसको मल्टीप्लाई कर लो जो आप अमाउंट रिसीव हुआ है। जो भी है तो ये हमने आसान काम कर दिया आप लोगों को फंसाने के लिए कि भाई हम तो नाअहल हो गए, हम और कुछ बना नहीं सकते। वैसे भी ये जो टैक्स ऑर्डिनेंस कॉपी पेस्ट हुआ है हमारा, आपको पता है हमारे सारे कॉपी पेस्ट भी होता है। तो ये इन्होंने बोल रहे अगर आपको कोई और रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है तो आप उसको इस तरह टैक्सेबल करेंगे। अक्सर आपने देखा है कि हम लोग डोनेशंस देते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को डोनेशन दिया जाता है कि भाई हमने अपनी सैलरीज में से लोगों को डोनेशन दिया, तो क्या सारे डोनेशन को टैक्स क्रेडिट मिल जाता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी को 10 रुपये 50 रुपये दे दिए तो वो आपको उसका कोई टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो सर वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने स्पेसिफाइड की कि इन इंस्टीट्यूट्स को अगर कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है उसको दिया गया है, कोई ऐसा रिकग्नाइज NGO है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से सेक्शन 100C से रजिस्टर्ड है, तो अगर वो है तो उस पर आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। हर किसी पे आपको डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। आपने चलते फिरते लोगों को डोनेशन दे देते हैं, मस्जिद में डोनेशन दे देते हैं, तो उसका डोनेशन का आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि देखिए वजह वाले क्या होती है, टैक्स वालों ने अपनी बाउंड्रीज बनाई, टैक्स वालों ने अपनी बाउंड्रीज बनाई है कि मैं इनको जो होगा ना इनको अगर आप डोनेशन देते हो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। असल में इसमें एक और वजह पता है क्या आती है, मैं आपको बताने की कोशिश, हम जो टैक्स पेयर होते हैं ना वो थोड़े से होते हैं लालची। आपको बता दूँ हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम टैक्स कम से कम दें। हाँ सही बात है, हम कम से कम दें, उसकी वजह ये होती है कि हमें उसके बेनिफिट्स नहीं मिलते। लोग बोलते हैं यार कोई बेनिफिट मिलना तो नहीं है, टैक्स का क्या फ़ायदा, इस टैक्स से हमें टूटी हुई सड़कें मिलती हैं, हमें बिजली के बड़े बिल मिलते हैं, हमें रोडों पर गड्ढे मिलते हैं, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता ना। आपको पता ही है डकैतियाँ हमारे यहाँ में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है नहीं हमारे यहाँ, तो फ़ायदा क्या है ऐसे टैक्सेस देने का जब टैक्स क्रेडिट मिलना ही नहीं है। तो उन्होंने इस पर भी क्या हुआ कॉम्पिटिशन कर दी कि भाई इनको इन्हें ऐसे इंस्टीट्यूट्स को आप पैसे दोगे डोनेशन दोगे तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। लोग बोलते हैं यार क्या फ़ायदा है ऐसे टैक्स क्रेडिट लेने का, बाद में पता लगा इसी का ऑडिट खोल लिया उन्होंने, इसी चीज़ का ऑर्डर बोला अच्छा तुमने टैक्स क्रेडिट लिया, लाओ चलो इसके मुझे दिखाओ तुमने कैसे दिए। तो बस फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बोला कि आपने अगर डोनेशन दिया उन लोग को तो ये इन्होंने एक फॉर्मूला डिस्क्राइब कर दी, ए डिवाइडेड बाई बी, आपकी उस साल की टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाई टैक्सेबल। ये तो फॉर ए डिवाइडेड बाई बी हो गया, यानी कि ए दिस वन बी दिस वन। अब सी क्या है, सी इन्होंने बोला कि लेसर ऑफ
इसका जो एक्चुअल डोनेशन आपने पे की है, सही है, एक्चुअल डोनेशन का आपने पे की और 30% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम, 30% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम जो भी इनमें से जो लेसर होगा उसको कंसिडर करके उसको सी में प्लॉट करना। तो दोस्तों देखो मैं एक बात बताना चाहूँगा, ऐसे इसी चीज़ को करने का कोई फ़ायदा है मुझे बताना। लोग बोलते हैं यार डोनेशन देना ना, खैरात ही देनी, चैरिटी करनी, वैसे ही दे दो यार, किसी का भला। हम तो किसी को इस टैक्स क्रेडिट को 100% कंसिडर करके चैरिटी या डोनेशन नहीं करते हैं। हम तो ये देखते हैं कि सामने वाला बंदा कितना मुस्तहिक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे टैक्स देने ना देने से हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनको रेवेन्यू जनरेशन करनी है, वो किसी तरीके से भी रेवेन्यू जनरेशन करेंगे। इंडिविजुअल्स का ज़्यादातर इन लोगों का जो टैक्स का जो एलिमेंट होता है वो यही होता है कि इनको सेक्शन पकड़ो, इनको हर किस्म के एडवांस टैक्सेस से मंगवा, एडवांस टैक्सेस से कलेक्ट करो, जैसे टेलीफोन्स के बिल पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, किसी भी चीज़ पे, बिजली के बिल, गैस के बिल, किसी भी क्यों, क्योंकि आवाम को ये लोग पर्सनली नहीं पकड़ सकते ना, क्योंकि एक बंदे की सैलरी इतनी होती नहीं है, 4-5 लाख 3 लाख की सैलरी है किसी की, तो उसके इस दौर में रहते हुए, माशरे में रहते हुए, इतने महंगाई वाले माशरे में रहते हुए किस किस का असेसमेंट करेंगे। और आपके यहाँ हम लोग खुद देखते हैं कि जब जिस दिन पहली होती तो उसी दिन आधी से ज़्यादा सैलरी पैसे निकाल देते हैं अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए। तो आप बोलते हैं चलो यार सामने वाले बंदे को किसी को मुस्तहिक को पैसे दे रहे हैं, आपके रिलेटिव में किसी को मुस्तहिक को पैसे दिए जा रहे हैं, क्या उसका बेनिफिट हमें मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता। हम तो अपनी आउटफ्लो दिखा देते हैं, हमको दे देते हैं पैसे, हम इस नीयत से उसको डोनेशन नहीं देते कि हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ऐसे ही है ना दोस्तों। हाँ, एक टैक्स पेयर बहुत अच्छा टैक्स दे, जैसे बाहर के मुल्क में होता है, वो टैक्स इसलिए देता है कि उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, वो टैक्स इसलिए देता है कि उसको सेफ्टी मिलती है, वो टैक्स इसलिए देता है कि उसके बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है, वो टैक्स इसलिए देता है कि उसको मेडिकल फ्री मिलता है वहाँ से, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसको, जो उसको इलेक्ट्रिसिटी सस्ती पड़ती है, उसको यूटिलिटीज़ के बिल सस्ते पड़ते हैं, उसको ग्रॉसरी सस्ती पड़ती है, वो इसलिए टैक्स देता है। हम इसलिए टैक्स बच जाते हैं क्योंकि हमें ये सब चीज़ें नहीं मिली जाती, और इंशाल्लाह आगे देने का भी कोई प्लान नहीं है। जिस तरीके से इस साल का बजट आया है, जिस तरीके से इन्होंने इंक्रीजेस किए, तो इंशाल्लाह हमें इन फ्यूचर भी नहीं लगता, या हमारी आने वाली नस्लों को भी नहीं लगता कि वो हमें कोई बेनिफिट दिया जाएगा। इस टैक्स मैं फाइनेंस एक्ट की फाइनेंस एक्ट 2024-25 की थोड़ा सा आउट ऑफ रेलेवेंट मेरा टॉपिक हो गया, वो बताना चाहूँगा आपको कि मिसाल लेता हूँ, एक बंदे की सैलरी लाख पर मंथ, उसका मिसाल के लिए 3000 रुपये टैक्स करेंगे, कितना बच गया सर आपके पास? 97,000। इसका कोई बेनिफिट है आपको? तो कुछ भी बेनिफिट नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं गवर्नमेंट हम एक जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, हम हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, सही बात है। इस 97,000 से आपको अपनी यूटिलिटीज पे टैक्स देना, ग्रोसरीज पे टैक्स देना, सही है, या सेल्स टैक्स देना, या इनकम टैक्स देना, यहाँ भी सेल्स टैक्स देना, इनकम टैक्स देना। फिर उसके बाद आपको स्कूल फीसेस, बुक्स, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यार जो इस 97,000 से कटी हुई से हमें मिलना है। चलो मैं मिसाल लेता हूँ, 1,000 भी ले लूँगा, चलो 1,000 भी लेता हूँ, तो आपको 99,000 रुपये मिलता है। यार इस 1,000 रुपये का अगर ये 100 लोगों से लेते हैं, 100 लोगों से लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाता है? आपके सामने की बात, मैं कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको किसी को भड़काने की बात कर रहा हूँ। द थिंग इज दैट आप जाके हमारा कराची का जो मोस्ट रेवेन्यू रिकग्नाइज सिटी है, जो मोस्ट रेवेन्यू जनरेशन सिटी है, उसकी जाके हालत जाके रहती है क्या लोग तरसते हैं कि हम किस बात का टैक्स देते हैं, इस चीज़ों का हम किस बात का वैल्यू एडेड टैक्स देते होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक बात बताऊँ, सेल्स टैक्स के अंदर भी आप कमोडिटीज पे 18% टैक्स दे रहे हो, सर्विसेज पे 15, 16, 15,
कहाँ का वो है दस्तूर कि अगर ये गरीब का बच्चा बाहर खाना खाने किसी रेस्टोरेंट में जाएगा तो उसको 15% टैक्स देना पड़ेगा। कहने का मकसद ये हो गया कि अगर उसका 1000 रुपये का बिल बन रहा है तो नहीं सर आपको 1000 रुपये नहीं देना, 1000 रुपये 15% के साथ देना है आपको। कहाँ है आपको 1015 रुपये देने पड़ेंगे। आपका कहने का मकसद ये हो गया कि भाई अगर तुम बाहर खाना खाने भी जा रहे हो ना तो गवर्नमेंट को 15 रुपये दे के जाना। अगर गवर्नमेंट का कुछ भी कर लो तो मुझे 15% दे के जाना, तो वैसे ही फालतू में खाना खाने नहीं है यार। दिस इज द वे आवर गवर्नमेंट ट्रीटेड अस। मेरा कॉन्सेप्ट से हट के बात हो गई, लेकिन बात समझने की है। मेरी वीडियो को सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। वी आर राइट नाउ वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ यार, मतलब हम कहाँ खड़े हैं, हमारा क्या हाल होने वाला है आप खुद सोचिए ना। एक छोटी छोटी चीज़ भी खरीदने जाते हैं तो उस पर GST आपको पे करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर एक चीज़ भी खरीदोगे ना, एक चीज़ भी खरीदोगे तो मुझे पैसे देना। तो इसका मतलब तो सिंपल सी हो गया बात। दोस्तों याद रखिएगा मेरा अपने, याद रखिएगा मेरी बात को कि अगर आपको जहर भी मिलेगा ना अपनी मौत के लिए, अगर आपको जहर भी खाना है ना तो गवर्नमेंट इस पर ये कहेगी कि जहर खा रहे हो ना तो खाते हुए भी मुझे टैक्स देंगे। अगर मर भी रहे हो तो इस कंट्री के अंदर तो टैक्स मुझे देगा। कुछ इससे आगे कुछ कह नहीं सकते, इंसान बहुत ज़्यादा बेबस हो